से बाहर निकलना चाहिए। घर से आदमी बाहर निकलता है तो फिर कभी कभी खुशकिस्मती से बहुत अच्छे और बेहतरीन लोगों से मुलाकात हो जाती है, जिन्होंने ज़िंदगी में अपने शोबे में बहुत नाम किया होता है। और मैं आम तौर पर खित्ता पीर पंजाल की बात करता रहता हूँ। बाकी इलाके कश्मीर हो, जम्मू हो, उन लोगों के लिए बात करने वाले भी बहुत सारे हैं। और दूसरा ये है कि फ़ैसिलिटीज़ के मामले में मुझे लगता है कि हमसे वो बहुत आगे हैं। ये डॉक्टर तारिक अज़ीज़ी साहब हैं। मेरी इनसे पहली मुलाकात है। जिस ज़माने में तारिक अज़ीज़ी साहब ने तालीम हासिल की होगी, उस ज़माने में यकीनन यहाँ सड़क नहीं रही होगी, तो पैदल सफ़र करते रहे होंगे। इतने दूर दराज के इलाके का कोई हमारा भाई, जब हमें ये पता चले कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, तो यकीनन खुशी होती है। डॉक्टर तारिक अज़ीज़ी साहब इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अच्छा लगा कि ये पहाड़ हैं चारों तरफ। देख लीजिए भाई, ये गाँव जो हमारे पीर पंजाल के गाँव हैं, जैसे पीर पंजाल के गाँव होते हैं वैसे ही हैं। तारिक साहब ये बताइए कि पहले तो बहुत खुशी हुई हमें ये जानकर के आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। ये इलाका, ये पहाड़ और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, कितना फ़र्क महसूस करते हैं? दरअसल मैं 2011 में यहाँ से गया था, जामिया मिलिया इस्लामिया में तालीम के लिए गया था। एक्चुअली मेरे वालिद को हमको पढ़ाने का बहुत शौक़ था, तो मैं 2004 में यहाँ से चला गया था जम्मू में अपनी तालीम के लिए 6th क्लास में। 12वीं तक मैंने वहाँ 2011 में 12वीं की मैंने। तो फिर मेरे ब्रदर जो थे वो वहीं दिल्ली में पढ़ रहे थे उस वक्त, तो फिर मैं उनके पास वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाके मैंने अपना तालीम मुकम्मल किया। सबसे पहले मैंने बीकॉम किया, फिर मैंने वहाँ पे एमकॉम किया, मैंने पीएचडी किया जामिया मिलिया इस्लामिया से। मैंने सारी तालीम अपनी जामिया मिलिया इस्लामिया से ही की है। और उसके साथ के साथ जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, तो मैंने अपना पीएचडी का कुछ ड्यूरेशन होने के बाद ही मैंने पढ़ाना दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने इंटरव्यू दिया। तो वहाँ पे मैं केशव महाविद्यालय कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम कर रहा हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट में। अच्छा, ये बताइएगा, आपने वालिद साहब का जिक्र किया, तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब स्कूल में टीचर हैं। तो जो हमारा गांव है मढ़ोट, वहीं पे वो टीचर हैं बेसिकली, जहाँ से हम माइग्रेट हुए थे। अच्छा, आप मढ़ोट के रहने वाले? बेसिकली हम मढ़ोट के रहने वाले हैं, वहाँ से माइग्रेट हुए थे। मिलिटेंसी के टाइम पे हम माइग्रेट हुए थे, तो हम सुरनकोट में माइग्रेट हुए थे। वहाँ पे हमारा घर है, तो यहाँ पे भी ये भी हमारा ही घर है, हमारे कज़न्स का ही घर है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा हमारा यहीं पे रहना होता है। तो पढ़ाई के सिलसिले में हम सारे दोनों भाई और बहन हम सभी घर से बाहर चले गए थे बहुत जल्दी ही। तो इसलिए फिर हमारा सारे पढ़ाई भी बाहर ही हुई, तो मैं जॉब भी बाहर ही कर रहा हूँ। तो वालिद साहब की कितनी कुर्बानी है? वालिद साहब की दरअसल हर फैमिली में जहाँ पर भी आप चाहे जॉब के लिए बाहर जाते हो, चाहे पढ़ाई के लिए जाते हो, सबसे मेन जो कुर्बानी होती है वालिदैन की होती है। क्योंकि वालिदैन को घर में सारे काम खुद करने पड़ते हैं, घर में बच्चों के बगैर बिना रहना पड़ता है। और जो हम आज फील नहीं करते, हम अब फील करना शुरू किए हैं, वो इससे पहले वो लोग फील करते थे। जब हम बच्चे होते हैं, हम पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं या किसी चीज़ के लिए बाहर जाते हैं, हम वो चीज़ उस वक्त फील उतनी नहीं करते, बट वालिदैन उस चीज़ को फील करते हैं। आज हम उस चीज़ को समझ रहे हैं कि जब हम बड़े हुए हैं, कि वालिदैन आज के टाइम पर जब हमारे अब अपने बच्चे हुए हैं, तो हमें ये लग रहा है कि वालिदैन को कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। आज अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ से बाहर पढ़ने जाएगा, मैं यहाँ पे रहूँगा, या मैं दिल्ली में हूँ तो वो कहीं और पढ़ने जाएगा, तो तब पता चलता है कि फैमिली से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। हालांकि आज बहुत आसानियाँ हैं, आप फ़ौरन बच्चा कहीं भी है तो आप देख सकते हैं। आज सोशल मीडिया की वजह से मतलब इतना पता नहीं चलता कि आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, सिर्फ 2 मिनट में आप किसी से बात कर सकते हो। उसके बाद भी कर सकते हो, उसके बाद भी जो फिजिकल प्रेजेंस होती है उसकी कमी महसूस होती है। बट जब हम बाहर गए थे तब सोशल मीडिया नहीं था, 2004 में, 2011 में इतनी चीज़ें नहीं थी। तो उस वक्त बहुत बड़ी कुर्बानी होती है पेरेंट्स की, जब आप अपने औलाद को बाहर भेजते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो हमारे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों में क्या वाकई ऐसा टैलेंट मौजूद है कि बहुत सारे डॉक्टर साहब आपकी तरह बच्चे बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी परेशानियाँ इर्द गिर्द घेर लेती हैं? कभी वालिदैन को भी ये डर रहता है कि बच्चा बाहर जाएगा, भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, तो यहाँ के टैलेंट को बाहर निकलना चाहिए। मेरे एक दोस्त कहा करते थे कि हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो सिटीज़ हैं वहीं पे जो बच्चे हैं वही टैलेंटेड हैं और वही कुछ कर सकते हैं। टैलेंटेड स्टूडेंट या टैलेंटेड किसी भी फील्ड में आप कहें, हर जगह होते हैं, बस उस टैलेंट को निकालना होता है, उसको उभारना पड़ता है। और हिली एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो टैलेंटेड ज़्यादा इसलिए भी होते हैं कि क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल की होती है। उनका डेली जो लिविंग में स्ट्रगल है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, जो कि सिटीज़ के लोगों को नहीं है। इसलिए जब कोई हिली एरिया का या गाँव का बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको बहुत सारी जो मुश्किलें होती हैं उनसे ऑलरेडी वो ट्रेंड होता है। जैसे कि उसको यहाँ पे स्कूल बहुत दूर जाना होता है, यहाँ पे उनको खुद बहुत सारी अपनी खाने के लिए जो लिविंग के लिए जो उनकी मुश्किलात हैं वो उनको खुद मैसर करनी होती हैं। उसकी वजह से वो ऑलरेडी बहुत ब्रशअप हुए होते हैं उन चीज़ों को लेके। बट जब वो बाहर जाते हैं, हाँ दूरी होती है, वो मुश्किलात आती हैं, और सबसे मेन चीज़ होती है फाइनेंशियल जो कंडीशन है, उसकी वजह से भी गाँव देहात में से बहुत मुश्किल होती है। पर बाहर जो भी लोग जाते हैं, गाँव देहात के लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू के जो सिटीज़ के लोग हैं, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो गाँव देहात के अंदर हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। स्पेशली अगर हम देखें, बहुत सारी स्पोर्ट्स ऐसी हैं जैसे कुश्ती है या फिर क्रिकेट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं
हैं, जैसे कबड्डी है, उसमें गांव देहात के लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, जो लोग भी बाहर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बाकी चीज़ों को लेके भी गांव देहात के लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उनको बाहर निकलना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक्सपोजर उतना नहीं होता है हम लोगों को और प्रॉपर गाइडेंस वक्त पर नहीं मिल पाती है। मैं जितने भी हमारे छोटे भाई या बड़े भाई इस वक्त बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे ये हमेशा ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि चलिए आपको अल्लाह ने वहाँ पहुँचा दिया जहाँ एक शख्स का ख्वाब होता है, तो लेकिन पीछे हमारा भी आपके ऊपर कर्ज़ है, हमारे बच्चों का आपके ऊपर कर्ज़ है, तो आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाते हैं कि जो प्रॉपर गाइडेंस वक्त पे हमारे आसपास में भाई बहन को मिलनी चाहिए वो मिले, ताकि वो उनको सही वक्त में पता हो, सही वक्त में सही डिसीजन लेना है, नीट करना है, यूपीएससी करना है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो उसमें कब फॉर्म निकलते हैं, किस तरह कुछ होता है, इस तरफ आप तमाम दोस्तों की मैं तवज्जो दिलाने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ जैसे जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें एडवांसमेंट हो रही है, मैं उसके साथ साथ देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं। और वो उसका कारण यही है कि जो लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जामिया से, अलीगढ़ से, कहीं से भी बाहर से पढ़ के आए हैं, वो लोग जब आके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट उनको होती है, यहाँ पे जॉब मिलता है, जब उनको खास करके अगर स्कूल के अंदर मिलता है, कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं या फिर किसी भी और फील्ड में ले रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो लोग आके यहाँ पे अवेयरनेस फैला रहे हैं, वो लोग आके बता रहे हैं। उसी का कारण है कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जामिया में आप देखोगे तो हमारे पुंछ के, हमारे सुरनकोट के, हमारे गाँव देहात के स्टूडेंट आपको मिलेंगे। बट ये है कि थोड़ा सा जो रफ्तार है वो कम है, उस पर हमको पेश देने की ज़रूरत है। और वो उसका तरीका यही है कि हम सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते रहते हैं, सब लोग करते हैं पोस्ट। उसके बाद यह है कि सबसे जो सही एज होती है वो होती है कि जब स्टूडेंट 9th या 10th क्लास में होता है, उस वक्त उनको सबसे मेन गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि 11th क्लास वो ऐसी क्लास होती है कि जिस वक्त हमको अपना कैरियर चूज़ करना होता है, किस स्ट्रीम में जाना है, कहाँ जाना है, वो वक्त होता है। तो सबसे मेन मैं जो कहता हूँ कि हमारी स्कूलिंग है, जहाँ पे स्कूल हैं, स्कूल्स के अंदर हमको जाके सबसे ज़्यादा ये बताना चाहिए कि कहाँ जाना है, किस स्ट्रीम में लेना है, किस चीज़ का फ़ायदा है, किस चीज़ का नुकसान है। मैं अगर यहाँ के आपको एग्जांपल दूँ तो हमारे यहाँ अगर मैं अपने सोसाइटी में देखता हूँ तो बहुत सारे जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो या तो साइंस स्ट्रीम के अंदर है या आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर हैं। मैं जैसे कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ तो मैं अपने पूरे गांव में या पूरे अपनी तहसील में बहुत गिने चुने 2-4-6 लोगों को जानता हूँ। उसका कारण ये है कि जब हमने कॉमर्स लिया था तो उस वक्त बहुत लोग कम यहाँ जानते थे कॉमर्स को। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग उस चीज़ को ले रहे हैं और कॉमर्स का जो फील्ड है वो इतना एडवांस फील्ड है कि उसमें अगर आप जॉब नहीं भी करते हो, आप इसकी तरफ नहीं जाते हो, आपका अपना बिजनेस डेवलपमेंट करते हो, और इंडिया की जो सबसे बड़ी कैपिटल मार्केट है, एडवांस ग्रोइंग इकॉनमी है इंडिया, कैपिटल मार्केट इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, उसकी तरफ लोग जो जा रहे हैं वो कॉमर्स को और शेयर मार्केट को सबको सीख के जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉमर्स नहीं भी लेते, अब वो चीज़ें सीख रहे हैं। सो कॉमर्स या फिर अदर बहुत सारी अभी अलग फील्ड्स आई हैं, इंटर आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, मेडिकल के अंदर। जैसे मैं देखता हूँ कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके जब हम पढ़ रहे थे, हम PhD कर रहे थे, तब हमने सुना कि कोई फिजिकल साइंस में भी करके कोई BSc होती है। वहाँ पे हमको पता चला कि जैसे आपका कंप्यूटर्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सभी एक ही कोर्स के अंदर आ रहे हैं, जिसका हमने पहले कभी नहीं सुना था। तो वो चीज़ों को यहाँ कॉलेजेस के अंदर भी नहीं है, बट आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ रही हैं और जो लोग स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं वो चीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं। उनके अंदर जाने की ज़रूरत है। हमको सिर्फ जो हमारे एरिया लिमिटेड है जिसमें हम पहले से जा रहे थे उसको छोड़ के हमको अपनी जो एरियाज़ हैं उनको डाइवर्सिफाई करना होगा, अलग अलग एरियाज़ के अंदर जाना होगा। जैसे फिजिकल साइंस का है, कंप्यूटर साइंस का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कॉमर्स का है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बैंकिंग है, इन सब में हमको जाना होगा। उसकी वजह से क्योंकि हमारे पास वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अभी ज़्यादा है। हम अपने एरिया की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आर्ट्स को लेके या साइंस के कुछ कोर्सेज़ को लेकर सैचुरेशन है, या हम जैसे देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में लेके सैचुरेशन है यहाँ पे। बट अगर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे फिजिकल साइंस के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कॉमर्स के हैं, स्पेशलाइज्ड इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के हैं, इंटर इकोनॉमिक्स के हैं, या फिर इकोनॉमेटिक्स के हैं, या फिर IIT IIMs में हमारे स्टूडेंट्स बहुत कम जाते हैं, उनकी थोड़ी अवेयरनेस कम है। अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत वास्ट स्कोप है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, हर जगह उसका बहुत ज़्यादा क्या है कि हमारे पास स्कोप है। हमारे पास यहाँ पे जो कोर्स अभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं दे आर लिमिटेड टू ओनली, वो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर ही निर्भर है बिल्कुल। बट हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें हम अगर हम उनमें करते हैं, डिग्रीज़ करते हैं, तो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ के बहुत अच्छे अच्छे अलग एरियाज़ हैं, कॉर्पोरेट के अंदर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अगर हम करते हैं कोर्स, उनके अंदर गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं। उसके अंदर अगर हम अवेयरनेस लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स करते हैं, इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करते हैं, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के कोर्सेज होते हैं, वो अगर हम करते हैं तो उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इस एरिया में। डॉक्टर साहब एक चीज़ बता दीजिएगा
जो हमारा तालीमी निज़ाम है जम्मू कश्मीर का, आप इससे मुतमईन हैं, ख़ास तौर से स्कूल एजुकेशन पे कि ये ठीक तरीके से हो रहा है? मैं स्कूल एजुकेशन से तो बिल्कुल मतलब कहें कि फुली एग्री नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ एग्री में। उसका कारण ये है कि हमारे पास यहाँ पे स्कूल्स के अंदर भी, जैसे खास करके अगर हम 10वीं पास करते हैं, 10वीं के बाद हमारे पास बहुत लिमिटेड स्कोप बच जाता है। या तो आर्ट्स के कोर्स लो, उसके अंदर भी ये सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल हैं, साइंस के कोर्स लो, उसके अंदर भी आपके पास ये अवेलेबल है। बट आज टाइम वो है कि यहाँ पर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्स, ट्रेड, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकॉनमी है, यहाँ पे कॉमर्स, ट्रेड, इस चीज़ की भी बहुत डिमांड है। और वो हमारे यहाँ हमारी पूरी तहसील के अंदर 11th-12th क्लास के अंदर अभी कहीं पर भी कॉमर्स नहीं है। पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरी नॉलेज के मुताबिक सिर्फ 1 या 2 स्कूल हैं जहाँ पे हमारे को 11th-12th में कॉमर्स पढ़ाया जाता है। पूरी तहसील सुरनकोट के अंदर, गाँव देहात को तो छोड़ के, तहसील के जो स्कूल हैं, हायर सेकेंडरीज, वहाँ पर भी कॉमर्स नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है। तो वो सब्जेक्ट आने चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आगे अगर आप जाके ट्रेनिंग्स लेते हो, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हो, या फिर आप इसमें जाते हो, आईटी सेक्टर में भी जाते हो, तो उसके लिए आपका जो बेसिक होता है वो आपका 9th, 10th, 11th, 12th के अंदर होता है। तो वो यहाँ पे अभी हमारे पास नहीं है, वो यहाँ पे आने चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग हमारे पास एरिया की जो फील्ड है वो बच्चों के पास, उसका अलग अलग एरियाज हमारे पास ओपन होके आए। डॉक्टर तारक अजीज़ साहब ने बहुत कम वक्त में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि बाहर जब आप निकलते हैं तो बाहर क्या क्या कुछ है और क्या क्या कुछ आप कर सकते हैं। हमारा फोकस ज़्यादातर साइंस और आर्ट्स पे ही रहता है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, उस बड़ी दुनिया को हमारे बच्चों ने तलाश करना है, ताकि जब यहाँ से बाहर निकलें तो वो बड़ी दुनिया उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो। और फिर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक्सपोजर मिलता है, आप अलग अलग कंट्रीज़ से आए हुए, अलग अलग स्टेट्स से आए हुए बच्चों से मिलते हैं। बड़े बड़े टीचर्स जो हैं वो आपको बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे होते हैं। तो मैं वालिदैन से भी, माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हुए घबराएं नहीं, और बच्चों से भी ये दरख्वास्त कि तालीम के सिलसिले में घर से बाहर निकलें। और जैसे डॉक्टर साहब घर से बाहर निकले तो इस वक्त हिंदुस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। आप कल के तारिक अजीज़ी बन सकते हैं, लेकिन बस करना ये है मेहनत, लगन और ये हौसला पैदा करना है कि हम बन सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।